नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट ख़त्म कर लिया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया है, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया है। आज इस लेक्चर में हम साउंड चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड, आप सब क्लियर हैं, बातचीत हो रही है हमारी, साउंड ही है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे जो है साउंड वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, कैसे हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, हमारा ईयर कैसे उनको समझता है और ब्रेन तक उसको पहुंचाता है, और क्यों कुछ साउंड्स हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ साउंड्स जो होती हैं वो नॉइज़ होती हैं, इरिटेटिंग होती हैं हमारे कानों के लिए, वो जानेंगे। साउंड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस और क्या क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें जान लेना है, साउंड क्या है। ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे लाइट एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, वैसे साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पिछले हमने अपने जो वीडियो लेक्चर था उसमें देखा था वर्क एनर्जी एंड पावर में, एनर्जी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास वर्क करने की कैपेसिटी हो तो हम क्या कहते हैं कि उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप क्लैप किया आपने तो क्या हुआ, साउंड आपको सुनाई दिया। तो क्लैप करने के लिए आपने क्या किया, कुछ वर्क किया कि नहीं किया। अपने हाथों को आपने जब क्लैप किया तो कुछ वर्क किया, तभी वो एनर्जी, साउंड एनर्जी क्रिएट हुई। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि साउंड जो है उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ऐसी एनर्जीज हमने जब पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी देखी थी। उसमें थी ना, हीट एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कई टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। तो साउंड किस कैटेगरी में फॉल करता है, साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में फॉल करता है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जिन्हें किसी न किसी प्रकार का मीडियम चाहिए, या हिंदी में कहें इसको यांत्रिक एनर्जी, मतलब जिसको किसी न किसी प्रकार के यंत्र की आवश्यकता हो। कैसे ये हाथ भी हमारे एक तरह का क्या है, यंत्र है, यंत्र की रिक्वायरमेंट है साउंड के प्रोड्यूस के लिए। कार का है, कार में भी वो हॉर्न है, हॉर्न की वजह से ही वहाँ से साउंड निकल रहा है। और भी जो ये देख रहे हैं आप, फोटो देख रहे हैं, इनमें भी देखिए ये किसी न किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसी की वजह से जो है वो आवाज़ निकल पा रही है। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर MCQ में पूछ ले कि किस टाइप की एनर्जी है साउंड, ये पूछ सकता है, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, या कोई और ऑप्शन दे आपको कंफ्यूज करने को, तो आपको क्लियर होना चाहिए साउंड सॉरी एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है। अब नेक्स्ट चलते हैं। साउंड, अब हमें देखना साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, रीज़न क्या है साउंड के प्रोपोगेशन का। अब ये टेबल है, गिटार है, एक रबड़ बैंड है, एक स्ट्रिंग है। अब टेबल पे अगर आप हिट करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, गिटार की स्ट्रिंग्स पे आप हिट करते हैं, साउंड क्रिएट होता है। सिमिलरली अगर आप रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके उसको भी आप उसकी स्ट्रिंग्स पे हिट करेंगे तो कुछ ना कुछ साउंड आपको भी सुनाई देगा। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि साउंड तभी प्रोड्यूस हो रहा है जब किसी कोई फोर्स उस पर लग रहा है और वहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। जब वाइब्रेशन हो रहा है, ये देख रहे हैं हम तीनों केस में अगर देखें तो स्ट्रिंग्स यहाँ वाइब्रेट करेंगी, यहाँ भी वाइब्रेट करेंगी, यहाँ भी वाइब्रेट कर रही हैं। वो बात अलग है कि जैसे इसमें डायरेक्टली हमें विजिबल होगा, उसमें उतना डायरेक्टली आप विजिबल नेकेड आई से आपको विजिबल नहीं हो, लेकिन इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं इस टेबल में वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह पे। इसी वजह से जो ऑडियो है वो हमें सुनाई दे रहा है। तो इससे क्या हुआ कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कारण क्या है, जब वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उस वजह से जो है साउंड हमें सुनाई पड़ता है। वाइब्रेशन में एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि जब वाइब्रेशन हो रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने टेबल पे यहाँ हिट किया या गिटार पे आपने यहाँ हिट किया, तो जो पार्टिकल जिस पे जहाँ पे हिट किया गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस पे हिट किया गया, ऐसा नहीं होता कि वो वाइब्रेट करते हुए आपके कानों तक वो पहुँच रहा है। वो अपनी जगह पे ही रहता है। वो क्या करता है कि जब उस पर हिट किया गया तो उसका वाइब्रेशन होगा, जब उसमें वाइब्रेशन होगा तो वो अपना वाइब्रेशन नेक्स्ट वाले को पास करता है, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा वो नेक्स्ट को पास करेगा, फिर वो नेक्स्ट को, ऐसे ऐसे चलता है। तो जहाँ जो सोर्स था, मेन सोर्स था साउंड का, जो पार्टिकल सबसे फर्स्ट वाइब्रेट करता है, वो अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं आता है। वो अपने आगे वाले जो हैं वो क्या करता है, आगे वालों को डिस्टर्ब करता है, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो आगे वाले वाइब्रेट होते हैं, फिर आगे वाला अपने नेक्स्ट वाले में करता है। इसको और इजीली आप अगर एक समझना चाहिए, एक गेम होता है, आपने अगर देखा होगा, शायद डोमिंगो इसको कहते हैं। इसमें आप अगर सिंगल जो वो है आप इसी को हिट करेंगे तो सिंगल वाला जब गिरने लगेगा तो धीरे 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 आगे वाले भी अपने साथ आगे गिरने लग जाते हैं। तो वो वहाँ से यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन वो आगे वाले का अपने आप वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो वो यहाँ तक गिर जाते हैं। तो साउंड में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, वो आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा,
फिर आगे वाला जो होगा वो नेक्स्ट वाले को करेगा, वो अपनी पोजीशन पे आगे आ जाएगा। तो वो ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। तो जब वही प्रोसेस चलता है तो उससे क्या क्रिएट होगा, अब इसको आप एक ग्राफ की मदद से हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे साउंड का जो सोर्स है, मेन सोर्स जहाँ पे ये है, पिस्टन है, यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इसके मॉलिक्यूल्स ने आगे को प्रेस किया, प्रेस किया, आगे वाले पे धक्का दिया, उसने आगे वाले पे धक्का दिया, फिर वापस अपनी पोजीशन पे वो आ गया, फिर नेक्स्ट वाले ने क्या किया, अपने आगे वाले पे धक्का दिया। तो ऐसे ये सीरीज़ में प्रोसेस चलता जा रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ जो डार्क में है, डार्क ब्लैक में आपको दिख रहे हैं, जैसे ये डार्क ब्लैक में ये जो चलता जा रहा है ये एरिया अगर आप देखें, और कुछ ऐसे हैं जो जिनमें खाली है, काफ़ी ज़्यादा डार्क नहीं है, जैसे बीच में आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया, जैसे अभी अगर मैं इस पर फॉलो करूँ ये वाला एरिया खाली चलता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, आगे गया, यहाँ पे उसके पास आ गया, अब उसको हिट किया उसने, अब फिर वो पीछे आ जाएगा, फिर ये आगे वाला क्या करता है, अपने आगे वाले के पास जाता है। जब वो पास आ रहे हैं ऐसे ऐसे, जब वो पास आ रहे हैं, तो पास जब आते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो एरिया बन रहा है ये तब बन रहा है जब वो पास आ रहे हैं, और जो बीच में डिस्टेंस है जब वो दूर जाते हैं तब डिस्टेंस वाला बन जाता है। तो जब पास आते हैं तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे, जब आप क्लैप कर रहे हैं तो हाथ आपके पास आ रहे हैं, तो अब क्या, एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, आप अपने हाथों से कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। और जब दूर जाते हैं तो क्या होता है कि रेयर फ्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। कंप्रेशन को हम सी से और रेयर फ्रैक्शन को आर से डिनोट करते हैं। इन्हीं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक वेव बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेव दिख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कंप्रेशन, ये एक रेयर फ्रैक्शन, अब हम कहेंगे कि हाँ अब ये एक कंप्लीट वेव बन गई है, ठीक है। ये जो टॉप है ये इसका कंप्रेशन हो गया, ये यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो गया, ये आर हो गया और ये यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अब जो दो कंप्रेशन या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का जब हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर मैं इस वेव को और फर्दर एक्सटेंड कर दूँ, ये वेव ऐसे चली गई, अब यहाँ पे ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, ये सी, ये आर, तो या तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस मेज़र करूँ मैं, या तो दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस मैं मेज़र करूँ, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। उसका जो सिंबल होता है वो ये है, उसको लैम्डा कहते हैं, जो सिंबल है इसको लैम्डा कहते हैं। एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ही मेज़र करना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या है, हमने पढ़ा है मीटर यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या है, क्लियर हो गया, दो कंप्रेशन या दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ हो गया। और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस क्यों क्रिएट हो रहा है वो आपने अभी हमने देखा, समझ लिया उसको। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब साउंड का एक ये चीज़ है कि आप अर्थ पे तो आप बात करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा क्लियरली, अगर आपस में दो दोस्त आप बात करते हैं। लेकिन आप अगर स्पेस में जाएंगे, मून में जाएंगे, तो वहाँ पे जो है साउंड आपको नहीं सुनाई देगा। क्यों, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो कि जब आपने बोला तो यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो धीरे धीरे पहुँच रहा है। लेकिन जब हम स्पेस में हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो इस वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होगा। तो बिना वाइब्रेशन के अभी हमने देखा पिछले स्लाइड्स में कि साउंड तभी क्रिएट होगा जब वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो क्या चीज़ वाइब्रेट करेगी, कुछ वाइब्रेशन ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है, जो साउंड होता है उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए हमेशा ट्रेवल करने के लिए। और इसी वजह से हमने जाना था कि वो मैकेनिकल एनर्जी भी है। और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ये याद रखिए, वैक्यूम में नहीं साउंड ट्रेवल कर सकता है। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं साउंड की। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं, साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, दो टाइप की वेव्स देखेंगे हम, मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही आती हैं ये। दो टाइप की वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। ये क्या होती हैं ये देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, वेव ऐसे ऐसे चल रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स भी जाएंगे। और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल्स अप डाउन होंगे, ऐसे समझते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है नीचे और ये ट्रांसवर्स वेव है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या देख रहे हैं कि वेव की डायरेक्शन इधर है,
पार्टिकल्स भी उसका कहाँ गया, आगे गया, आगे वाले को डिस्टर्ब किया, फिर पीछे आ गया, आगे गया पीछे आ गया। तो ऐसे कि उसी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल भी उसका उसी डायरेक्शन में जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन उसी में, आगे पीछे उसी के वेव के डायरेक्शन में ही हो रहा है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे वेव तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ जा रहे हैं। तो वो क्या है, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा है, सेम जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में वो भी जा रहे हैं, बस क्या हो रहा है वो आगे पीछे हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, उसमें अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और साउंड क्या है, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों हमने भी पीछे देखा कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन में क्या होता है, आगे यहाँ पे वो है डिस्टर्ब हुआ तो वो आगे वाले को फिर डिस्टर्ब करता है, फिर वो आगे वाले को डिस्टर्ब करता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, इसलिए हम उसे कहते हैं कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब मान लीजिए ये कोई वेव है, ठीक है, ये वेव गलत हो गया, इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ। एक वेव बना लेते हैं पहले, ये बन गया। अब हम जब कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेता हूँ कि ये वेव को यहाँ से यहाँ तक आया, इतना आया। अब फॉर एग्जांपल टी टाइम में, तो टी टाइम में अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि कितनी बार ऑसिलेशन हुआ, कितनी बार वो वेव आई, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं उसकी, कि वो उस वेव की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है पर सेकेंड, और इसी पर सेकेंड को हम कहते हैं हर्ट्ज़। क्या है, जब हम टाइम पीरियड में कैलकुलेट करें कि कितनी बार वेव उतने टाइम पीरियड में वो गई आई है, तो उससे हम क्या बताते हैं कि वो उस साउंड वेव की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एक ही वेव गई, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड था और यहाँ पे एक ही वेव गई। ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होगी। अब यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि 1 सेकेंड में करीब 5 वेव्स चली गई हों, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी, 5 हर्ट्ज़। इस वाले की एक ही गई तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जानने से क्या हमें मिलता है, फ्रीक्वेंसी जब हम जानते हैं तो वहाँ से एक आता है कॉन्सेप्ट पिच का। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा उसकी पिच होती है। अब इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे ड्रम है, ड्रम जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। देख सकते हैं, अगर आप मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट करूं, ये अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट किए, ये तो क्या देख रहे हैं हम कि अगर मैं टी टाइम यहाँ से लूँ तो बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं बन रही हैं, तो धीरे धीरे बन रही है। वहीं पे अगर एक विसल की आप लेंगे तो विसल की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत हाई होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इसलिए इसकी क्या कहते हैं, पिच भी हाई होती है। इसलिए आप आवाज़ जब सुनेंगे, विसल की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी शार्प होती है, थोड़ी तीखी होती है, कंपेयर टू जैसे ड्रम की आवाज़ होती है जिसमें थोड़ा बेस होता है, बेस साउंड होता है। जो बेस साउंड होता है उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी कम होती है और पिच, इसी वजह से उसकी पिच भी कम होती है। और जो तीखा साउंड होता है थोड़ा, उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और आपकी पिच भी ज़्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे जो मेन होते हैं उनकी आवाज़ जब थोड़ा भारी होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, उनकी लो पिच की आवाज़ है। जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो हाइयर पिच होती है। तो ये जो पिच का डिफरेंस होता है, तो पिच के डिफरेंट होने की वजह से हमें डिफरेंट ऑडियोज़ पहचानने में, पता करने में सहायता मिलती है। अब जैसे ड्रम का लो है तो इससे ड्रम बजता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये ड्रम का फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये ड्रम है, लो फ्रीक्वेंसी है। विसल बजता है तो उससे हम समझ जाते हैं अच्छा ये हाई फ्रीक्वेंसी से आ रही है ऑडियो, तो इसका मतलब ये विसल है, छोटा इंस्ट्रूमेंट है। अब आगे चलते हैं। अब साउंड हमने देख लिया कि मीडियम उसको चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब साउंड की भी स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। तो वो एक टेबल है, वो आप देख लेंगे अभी हम। उससे पहले जान लें कि जो सॉलिड में है सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी सॉलिड में मैक्सिमम होती है, और गैसेस में जो है स्पीड गैसेस में मिनिमम होती है साउंड की स्पीड। एक टेबल है, इसे देख लें। इसमें स्पीड हमें नहीं एग्जैक्ट याद रखना कि इस स्पीड से चलता है या इस स्पीड से, एक जनरल ओवरव्यू आपको होना चाहिए। यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में होती है, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है,
फिर निकल में होती है, फिर स्टील। एक याद रख, नंबर नहीं याद होना चाहिए आपको, बस ये पता रहे कि हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्युमिनियम में ट्रेवल तेज़ करेगा कि आयरन में, तो आपको बस ये पता हो हाँ एल्युमिनियम में तेज़ होगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं डायरेक्ट पूछता है। लिक्विड्स में होता है तो वाटर में सबसे तेज़, फिर वाटर डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई मिनरल्स ना हो, फिर इथेनॉल मिथेनॉल। गैसेस में हाइड्रोजन हीलियम। एयर, ये देखिए एयर जो जनरल एटमॉस्फेयर हमारा है, एयर में स्पीड क्या रहती है 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक जनरल आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि अच्छा हाँ किस में तेज़ है किसके कंपैरिजन में। उसमें एमसीक्यू पूछ सकता है। एक एमसीक्यू इसी पर ट्राई करते हैं। इसमें पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड विल ट्रेवल विथ फास्टर रेट। वो पूछ रहा है कि इनमें से किस मीडियम में जो साउंड है वो सबसे तेज़ ट्रेवल करेगा। आयरन में, गैस में, एल्यूमिनियम में, वाटर में। ट्राई करिए। इसमें तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। तो गैस में तो सबसे कम, तो गैस वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वाटर, वाटर को भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमारे पास दो सॉलिड यहाँ पे हैं, आयरन और एल्यूमिनियम। दो ऑप्शन हमारे पास बचे। अब यहाँ पे बस वही आपको टेबल एक बार आप देख लेंगे, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एल्यूमिनियम में हमने क्या देखा, यहाँ पे पिछले स्लाइड में देखा, एल्यूमिनियम में कितनी है 6420, आयरन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखते हैं क्या होता है। साउंड भी एक टाइप की हमने देखा कि वेव है, तो वेव भी रिफ्लेक्शन तो होता ही है। जैसे रबड़ बॉल है, रबड़ की बॉल आप जब हिट करते हैं, सरफेस पे जाते हैं या दीवार पे हिट करते हैं, तो वापस आती है कि नहीं आती है। तो उसके लिए कंडीशन एक हमारे पास क्या है कि रबड़ की बॉल होनी चाहिए तभी वो वापस आएगी। तो वैसे साउंड में हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होती है, कब होती है कब नहीं होती है। तो सबसे पहले जो एक रिक्वायरमेंट है कि पॉलिश्ड या रफ सरफेस चाहिए। ये रफ स्पेलिंग गलत है, रफ सरफेस चाहिए होता है साउंड की रिफ्लेक्शन के लिए। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है जनरल लाइफ में हम देखते हैं। पहला यूज़ तो मेगाफोन्स, हॉर्न, शहनाई, इसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, साउंड को अगर हमें जब पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में भेजना है, तो आपने देखा होगा जो हेडफोन्स होते हैं, सॉरी माइक, मेगाफोन्स जिनसे अनाउंसमेंट किया जाता है जब भीड़ भाड़ में, तो इसमें क्या किया जा रहा है एक सिंगल डायरेक्शन में वॉइस को भेजना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लोग खड़े हैं तो इन्हीं की तरफ जाते हैं कि यहीं आवाज़ जाए। तो इसलिए देखेंगे आप ज़्यादातर जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हमें सेम डायरेक्शन में जो आवाज़ भेजने के लिए हम ऐसे कर्व से आगे से ऐसे बना देते हैं, गोल सा, थोड़ा ट्यूब यहाँ से बढ़ा के और आगे से गोल सा, तो ताकि जो साउंड हो वो सीधा स्ट्रेट पैरेलल डायरेक्शन में जाए। शहनाई में भी आपने देखा, शहनाई सुने अगर आप, तो उसमें भी ऐसे ही, ऐसे ट्रम्पेट होगा जो बड़ा हुआ आता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी ऐसे साउंड सीधा निकलता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है साउंड का। फॉर एग्जांपल जब वो आपके हार्ट बीट के पास, हार्ट बीट सुनने के लिए हार्ट के पास वो रख रहे हैं, तो जब हार्ट बीट हो रहा है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। वो जो आपने पाइप जैसा वो जो उनका होता है जो कनेक्टेड है ईयर पीस के पास यहाँ पे, उसमें देखेंगे ना तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखिए साउंड के हो रहे हैं, ऐसे 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 होते हुए तब वो पहुँचता है वहाँ पर। तीसरा, कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल्स में आपने देखा होगा, अगर कॉन्सर्ट हॉल या सिनेमा हॉल वगैरह में आप जाएँ तो जो सीलिंग होती है ना, उसको एकदम प्लेन नहीं रखते हैं। जैसे घर में हमारे होता है एकदम प्लेन आपका है सीलिंग होता है, उसको थोड़ा सा कर्व्ड बनाते हैं। तो कर्व्ड बनाने का रीज़न क्या है कि जब साउंड यहाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो, तो जब वो जाएगी, फैल रही है, अब इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, कई डायरेक्शंस में जब वो जा रही है, जब वो ऊपर जाएगी ना, तो जब वो कर्व रहता है तो उससे वो हर डायरेक्शन में जाती है, ताकि जो पीछे भी बैठे हुए हैं लोग, बीच में हैं या कहीं लेफ्ट साइड राइट, तो सब तक साउंड पहुँचे। इसलिए उसको ऐसे कर्व्ड बनाते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट होके हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह तक वो पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी से हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर कैसे साउंड को हम सुनते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, हमारा बॉडी कैसे उसे समझता है, उसको देखते हैं हम। ये हमारा ईयर का डायग्राम है। अब एक एक करके देखते हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, कैसे साउंड जो है हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले पीना, ये जो पार्ट है इसका काम क्या है, ये आउटर ईयर जो हमारा है, बाहरी कान जो है, ये इसका काम है साउंड को कलेक्ट करना। ये साउंड जो एटमॉस्फेयर से जो साउंड आ रहा है उसको एक कलेक्ट करेगा। ठीक है, काम हो गया, साउंड कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ से साउंड पास होता है,
ये एक पैसेज है एक तरह का, ठीक है। अब यहाँ से पास होते हुए ये पहुँचता है टिम्पनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पनिक मेम्ब्रेन इसी को ईयर ड्रम या कान का पर्दा जो होता है वो इसी को कहते हैं। अब जब यहाँ से आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये जब मेम्ब्रेन को हिट करता है तो वही अभी जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा। अब यह आया यहाँ से तो इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब हमारा मेम्ब्रेन जो होगा इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो वाइब्रेशन होगा तो वही होगा, कंप्रेशन आगे जाएगा, फिर रेयर फ्रैक्शन पीछे आएगा। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे एक वाइब्रेशन जनरेट होगा। अब जब वाइब्रेशन जनरेट होगा फिर उसके आगे का प्रोसेस होता है, तीन ये जो बोन्स होती हैं, ये तीन बोन होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये जो तीन बोन्स होती हैं, ये जो साउंड है जो ये अब आई है यहाँ से, इसको ये एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब क्या करना, उस साउंड को लाउड करना, लाउडनेस उसकी बढ़ा देना, उसको लाउडनेस बढ़ाना उसका। ये एम्पलीफिकेशन का तीनों का इन तीनों बोन्स का यही काम है कि उस साउंड को जो है एम्पलीफाई करते हैं ये, ठीक है। जैसे सुना होगा ना म्यूज़िक में होता है एम्पलीफायर यूज़ होता है, तो उसी तरह से ये तीनों जो होते हैं ये क्या करते हैं, एम्पलीफायर का काम करते हैं। वंस यहाँ पे जब एक बार काम हो जाता है, नेक्स्ट जाते हैं हम, नेक्स्ट हम पहुँचते हैं कोचलिया पे, ठीक है। सॉरी गलत प्रोनाउंस किया गया शायद, एक क्या करें, कोचेलिया शायद बोलें, कोचेलिया पे। तो यहाँ कॉचलिया जो भी बोलेंगे इसे आप देख लीजिएगा। तो ये इसका काम क्या है, मेन इसका फंक्शन है कि ये जो साउंड है अभी जो आ रहा है, इस साउंड को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अभी तो जो आ रहा है साउंड वेव फॉर्म में आ रहा है, साउंड वेव फॉर्म में आ रहा है, इसको जो यहाँ है कॉक्लिया जो ये है, ये इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में यहाँ पे जब एक बार कन्वर्ट हो जाता है तो आगे जो हमारी ऑडिटरी नर्व है, यहाँ पे जो नर्व होती है, हमें पता है कि हमारे जो जितना भी ट्रांसमिशन होता है बॉडी में नर्व सेल्स के थ्रू ही ब्रेन तक पहुँचता है, वो बायोलॉजी में आपने थोड़ा पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रेन तक ले जाते हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हम जो है चीज़ों को सुन पाते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमने तीन बोन्स जो भी देखी ईयर में हमारी, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, इसका एक फैक्ट आप जान लीजिए, जो ये स्टेप्स होती है ये इस टाइप की दिखती है, ऐसे ये जो शेप है इसका, ये हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। अगर आप इसका फ़ोटो इमेज देखेंगे तो आपके नेल्स जो है, नेल्स जितना इसका साइज़ होगा, अराउंड नेल्स जितने साइज़ होगा। तो ये कभी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा, इससे छोटा जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारा स्टेप्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ह्यूमन ईयर हमने देख लिया। अब हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसके भी सुनने की एक क्षमता है, एक रेंज है। वो किस रेंज में, कितनी रेंज की है, वो हम फ्रीक्वेंसी अभी पढ़ा था हमने, वहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी देखा था। फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्स में मेज़र करते हैं, तो वो है 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक। अब 20,000 को यहाँ पे 20 किलो हर्ट्स भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 किलो हर्ट्स में 1000 हर्ट्स होते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलो हर्ट्स आ जाएगा। तो ये हमारी ह्यूमन ईयर की जो सुनने की क्षमता है, इसको हम ऑडिबल रेंज भी कहते हैं। अगर साउंड इससे कम होगा तो भी हमें नहीं सुनाई देगा, अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो भी हमें नहीं सुनाई देगा। तो जो 20 हर्ट्ज से बिलो का साउंड होता है उस साउंड को हम कहते हैं इंफ्रा साउंड, और जो 20 से ऊपर होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा साउंड। जैसे आपने देखा होगा जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो कुछ एनिमल्स, हम कहते हैं कुछ एनिमल्स को पहले से ही आभास हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि जब अर्थक्वेक जब नीचे ग्राउंड में क्रिएट हो रहा है तो जो वेव्स हैं, स्टार्टिंग की वेव्स हैं, वो इंफ्रासाउंड वेव्स होती हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी उनकी होती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से भी कम के साउंड को जो सुन सकते हैं, उनको पता चल जाता है, उनको आभास हो जाता है कि कुछ डिस्टर्बेंस है ग्राउंड में। इसलिए देखा होगा कि कुछ एनिमल्स को पता चल जाता है पहले से ही अर्थक्वेक आने का। अल्ट्रासाउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है। अब अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं जनरल हमारी लाइफ में, वो देख लेते हैं। एक तो ये है कि ये मेटल वगैरह, जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, जो बड़े बहुत हैवी इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हो गई, वो हो गई, तो उनमें क्रैक्स वगैरह अगर आपको डिटेक्ट करना हो, या कोई बड़ी पाइपलाइन है वो है, उनमें क्रैक्स डिटेक्ट करना हो, तो आप एक एक करके तो ऑब्ज़र्व करेंगे नहीं, तो उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से एक साइड आपकी वेव, यहाँ से वेव जाती है, और जहाँ से वो निकलने वाली होती है वहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया जाता है। तो जब वेव पास की जाती है तो अगर कोई क्रैक नहीं है
तो वेव सीधे 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 निकल जाएगी और लास्ट में डिटेक्टर तक पहुंच जाएगी, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर कहीं क्रैक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक में यहाँ पे क्रैक है, ठीक है, तो यहाँ से वेव्स जो है वो टकरा के वापस आ जाती हैं। तो यही जो टकरा के वापस आती हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू, मशीन के थ्रू कन्वर्ट करके फोटोग्राफ इसका निकाल लिया जाता है, और वो बता देता है कि किस पोर्शन पे कितना बड़ा क्रैक है, किस साइज़ का क्रैक है, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका दूसरा यूज़ हम मेडिकल मेडिकल फील्ड्स में भी हम देखते हैं। हार्ट का इमेज देखने में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे स्टोन हो गया या किसी प्रकार का स्वेलिंग या कोई और दिक्कत है, वो सब डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल वहाँ भी यही काम करता है कि जैसे यहाँ पे तुमने देखा ना, मेटल ब्लॉक है, उसमें क्रैक है। फॉर एग्जांपल अब हमारा बॉडी है, यहाँ पे हार्ट है, एक रैंडम ऐसे समझ लिया आप, ये हार्ट है हमारा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा पार्टिकल है, तो वेव्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ आराम से वो आगे निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे दिक्कत होगी, जहाँ पे अब जैसे यहाँ पे टिश्यू जो है, हमने बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो है, यहाँ सब सेम टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे एक और कुछ पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो टिश्यू की डेंसिटी है वो कुछ अलग होगी, तो यहाँ से जो वेव है वो वापस आ जाएगी। तो इससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पे कोई इश्यू है या यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये हमें पता चल जाता है। तो इसका मेडिकल सेक्टर में भी ये यूज़ होता है। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, तो ये वही इसी अल्ट्रासाउंड इसी के थ्रू होता है। 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं उसमें। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका क्या यूज़ है? शिप जो आप देखते हैं, ये समुद्र की गहराई को नापने में यूज़ होता है। कैसे काम करता है? यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, ये साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है, ये साउंड भेजेगा और इस साउंड ट्रेवल करते हुए जो भी डेप्थ है वहाँ पे हिट करेगा, हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके जब ये वापस आएगा तो एक डिटेक्टर लगा होता है शिप में ही, वो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है। तो अब यहाँ से होता है क्या, हमने पढ़ा था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें यहाँ पे क्या होता है, स्पीड पता होती है, किस स्पीड से हम साउंड को छोड़ रहे हैं वो हमें पता है, टाइम हमें देखना है कितना टाइम लग रहा है, और वहाँ से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड हमारे साउंड की जो भी होगी, लिक्विड में, वाटर में, जो भी सी वाटर में, वो भी हमने देखा था टेबल में, वो स्पीड हो जाती है इज इक्वल्स टू डी को हम वही रख देते हैं। अब डी हमें पता नहीं है, और फिर ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से छोड़ा गया वेव को, साउंड वेव को, टाइमर स्टार्ट हो गया, जैसे ही मेटल पे डिटेक्ट हुआ उसने बता दिया कि हाँ 10 सेकेंड में वापस आ गया। तो ये टाइम को ले जाके हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी यहाँ पे क्या होगी, डेप्थ जो है, मतलब नीचे कितनी गहराई है, डेप्थ हम पता कर लेते हैं। ये भी एक अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन है, ये भी यूज़ होता है। अगला, बैट्स आपने देखे हुए, चमगादड़, वो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का ही यूज़ करते हैं अपने प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए। प्रिंसिपल वही सेम काम करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को वो छोड़ता है, जो उसके सामने जो आते हैं, इंसेक्ट आ गया, जो भी ऑब्जेक्ट आ गया, उससे वो टकरा के रेज वापस आती है, उन्हीं को वो इंटरसेप्ट करता है, समझता है, और उसी से वो उसका साइज़ कितना है, कितने डिस्टेंस पे वो उससे है, वही वो कैलकुलेट करता है। जैसे बैट ने, नेचर ने बैट को ऐसे प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में हमने ये सब देखा, यहाँ पे हम वही सब काम मशीन्स का यूज़ करके करते हैं। प्रिंसिपल हर जगह पे वही सेम है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज़ व्हाट। ये ऑप्शंस हैं, अबाउट 20 किलो हर्ट्स, अबाउट 20,000 किलो हर्ट्स, बिलो 20 किलो हर्ट्स, या बिलो 2 किलो हर्ट्स। इसने पूछा है कि अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा 20,000 हर्ट्स से अबव, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर ए अपना करेक्ट होगा, 20 किलो हर्ट्स। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको याद रखना 20,000 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, किलो हर्ट्स का मतलब क्या हो गया, यानी 20,000 हर्ट्स। तो कंफ्यूज मत हो जाए, गलती से इसको मत टिक कर देगा 20,000 जल्दीबाजी में देख के। यूनिट का आगे ध्यान रखना है, क्या यूनिट का यूज़ किया गया है, किलो हर्ट्स में दिया है, हर्ट्स में दिया है, किस में। इसने 20 किलो हर्ट्स में दिया है, तो अबाउट 20 किलो हर्ट्स जो भी वेव होती है वो अल्ट्रासाउंड वेव होती है, ठीक है। तो फिर ख़त्म, यूनिट मेजरमेंट तो वगैरह तो ख़त्म कर चुके हैं। आज साउंड भी हमारा ख़त्म हो गया, 4 चैप्टर हमारे मेन ख़त्म हो गए, आधा ऑलमोस्ट ख़त्म।
नेक्स्ट क्लास में लाइट स्टार्ट करेंगे। इसको 2 पार्ट्स में वीडियो करेंगे। पहले में हम रिफ्रैक्शन मिरर के केस देख लेंगे, लेंसेज के केस देख लेंगे, और फिर हम ह्यूमन आई और लाइट के कुछ और एप्लीकेशंस वगैरह बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो सब सेकंड पार्ट वाले में देख लेंगे। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं।